नमस्कार। केरल को लेकर आज थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे इस चैनल पर मैंने पहले भी इस विषय पर वीडियो बनाया था और उसमें बहुत कुछ मैंने वो चीज़ें स्पष्ट कर दी थी जो वास्तव में केरल की राजनीति में इस समय नजर आ रही थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि कर्नाटक का सिंड्रोम किस तरीके से गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए किसी राज्य में, कांग्रेस उसे वहां मुख्यमंत्री नहीं बना पाती। एक आध अगर मैं उदाहरण छोड़ दूं, सुक्खू हिमाचल प्रदेश में जो बने थे वो जरूर आउट ऑफ बॉक्स एक चयन था, लेकिन बाकी जगह कांग्रेस पुराने दिग्गजों और पुराने नेताओं के दबदबे के सामने झुकती रही है और कांग्रेस का जो हाईकमान है कई बार असहाय होकर के इस प्रकार के निर्णय लेता रहा है। लेकिन फिर भी एक बात आमतौर पर कही जाती थी कि कांग्रेस में गांधी परिवार की चलती है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इनके बिना कोई फैसला लिया नहीं जा सकता। और सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को केरल का सीएम बनवाना चाहते थे, जो कि लोकसभा के सांसद हैं और विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े। जबकि वीडी सतीशन जो पार्टी का चेहरा रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और पूरा का पूरा संगठन यह चाहता था कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा परिवार आया जिसने कांग्रेस की दशा दिशा आने वाले समय के लिए कम से कम केरल में तो तय कर दी है, और यह परिवार है पाणक्कड़ परिवार। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि पाणक्कड़ परिवार क्या है और किस तरीके से गांधी परिवार को इसके चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन उससे पहले यह जान लें कि 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय में नई दिल्ली में क्या क्या समीकरण चलते रहे। राहुल गांधी बनाम प्रियंका वाड्रा, एक जो नैरेटिव चला कि दिल्ली दरबार में एक रणनीतिक टकराव चल रहा है, उसमें केरल में चल रही राजनीतिक उथल पुथल की गूंज नई दिल्ली में 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय तक सुनाई दे रही थी। इस घटनाक्रम का सबसे चर्चित और विश्लेषणात्मक पहलू गांधी परिवार के भीतर प्राथमिकताओं का स्पष्ट अंतर था। मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह व्यापक चर्चा का विषय बन गया कि केरल के मुख्यमंत्री के मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच एक कूटनीतिक और रणनीतिक द्वंद्व चल रहा है। राहुल गांधी का झुकाव और समर्थन पूरी तरह से केसी वेणुगोपाल के पक्ष में था। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के पुनर्गठन और प्रबंधन के लिए वेणुगोपाल पर अत्यधिक निर्भर हैं। वेणुगोपाल ने विभिन्न राज्यों में गठबंधन प्रबंधन, टिकट वितरण, आंतरिक अनुशासन बनाए रखने में राहुल के एक कुशल रणनीतिकार के रूप में कार्य किया है। राहुल गांधी का राजनीतिक तर्क यह था कि केरल जैसे महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य में कांग्रेस की सत्ता का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए जो सीधे आला कमान के प्रति वफादार हो और जिसके पास राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव हो। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की प्रारंभिक रिपोर्ट में, जो राहुल गांधी के द्वारा ही भेजे गए थे, मुकुल वासनिक आदि, अजय माकन वगैरह, उनकी रिपोर्ट में यह सामने आया कि जो केरल में कांग्रेस के विधायक चुनकर के आए हैं उनका एक बड़ा वर्ग केसी वेणुगोपाल का ही समर्थन कर रहा है। तो राहुल गांधी को यह लगा कि केसी वेणुगोपाल ही सही विकल्प है। इसके ठीक विपरीत प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि वायनाड की सांसद हैं, उनका दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक, क्षेत्रीय यथार्थवाद से जुड़ा हुआ और सहयोगी दलों के प्रति संवेदनशील था। प्रियंका ने स्पष्ट रूप से वीडी सतीशन के नाम का समर्थन किया। प्रियंका वाड्रा की इस पसंद के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका अपना संसदीय क्षेत्र वायनाड था। प्रियंका को केरल की राजनीतिक नब्ज का एहसास होने लगा था। उन्हें पार्टी के भीतर स्थानीय नेताओं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों और आम कार्यकर्ताओं से लगातार ईमेल और संदेश प्राप्त हो रहे थे, जिनमें सतीशन को यूडीएफ का चेहरा बनाने की पुरजोर वकालत की गई थी। स्थितियों ने तब और गंभीर मोड़ ले लिया जब वायनाड में कांग्रेस जिला कमेटी कार्यालय के बाहर रातों रात राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ विरोध स्वरूप पोस्टर लगा दिए गए। इन पोस्टरों में सीधे तौर पर गांधी परिवार को चेतावनी दी गई थी। एक पोस्टर में तो लिखा था कि श्रीमान राहुल और प्रियंका, वायनाड भूल जाओ, आप यहां से दोबारा नहीं जीतेंगे। एक अन्य पोस्टर में केसी वेणुगोपाल पर निशाना साधते हुए लिखा गया, मिस्टर राहुल, केसी आपके बैग उठाने वाले हो सकते हैं,
लेकिन केरल के लोग इस भूल के लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और सबसे तीखी चेतावनी एक अन्य पोस्टर में थी, जिसमें यह लिखा था, वायनाड अगला अमेठी बनेगा। इन पोस्टरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आला कमान ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया तो कांग्रेस को अपने ही अभेद्य किले में बगावत का सामना करना पड़ेगा। प्रियंका वाड्रा ने आंतरिक बैठकों में जिसके बारे में मीडिया को पता नहीं चलता, उसके बारे में इस बात पर बल दिया कि निर्णय किसी एक व्यक्ति की वफादारी के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी के सर्वोत्तम हित यानी कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी और गठबंधन के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। उनकी स्पष्ट राय थी कि सतीशन को दरकिनार करना मुस्लिम लीग और आम कार्यकर्ताओं को धोखा देना होगा। जब दिल्ली और केरल के बीच राजनीतिक रस्साकसी चरम पर पहुंच गई और राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के नाम पर ही अड़े हुए थे, तब पर्दे के पीछे एक ऐसी कूटनीतिक हलचल हुई जिसने पूरे घटनाक्रम का पासा पलटकर रख दिया। विभिन्न समाचार माध्यमों और उच्च पदस्थ राजनीतिक सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार गतिरोध को तोड़ने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सुप्रीमो और पाणक्कड़ परिवार के मुखिया सादिक अली शिहाब थंगल की सीधी और निर्णायक भूमिका रही। जब यह स्पष्ट हो गया कि केंद्रीय पर्यवेक्षक और राहुल गांधी वेणुगोपाल के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आईयूएमएल नेतृत्व ने अपनी चिंताएं सीधे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और गठबंधन राजनीति की सूत्रधार सोनिया गांधी तक पहुंचाई, यानी कि 10 जनपद तक पहुंचाई। सोनिया गांधी, जिन्हें यूपीए के दौरान से ही गठबंधन के अंतर विरोधों को सुलझाने में महारत हासिल है, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और थंगल के साथ हुई बातचीत में सोनिया गांधी को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि राज्य में यूडीएफ की जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है जिसका नेतृत्व वीडी सतीशन ने किया है, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी थे जब एलडीएफ की सरकार थी। यदि दिल्ली से किसी नेता को राज्य पर थोपा गया तो यूडीएफ के भीतर सहयोगियों का विश्वास टूट जाएगा और सरकार के गठन से पहले ही एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक गहन और लंबी बैठक की। इस हाई लेवल बैठक में सोनिया गांधी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए जो पार्टी और गठबंधन के सभी घटकों को एक साथ बांधकर रख सके। चूज समवन हु कैन होल्ड द पार्टी टुगेदर। सोनिया गांधी का यह हस्तक्षेप अंतिम और अकाट्य साबित हुआ। उनके इस निर्देश ने राहुल गांधी के वीटो को निष्प्रभावी कर दिया और अंततः वीडी सतीशन के नाम पर आला कमान की मोहर लग गई। 18 मई को वो शपथ लेंगे। यह घटना स्पष्ट करती है कि संकट के समय में आज भी सोनिया गांधी के भीतर सुप्रीम ऑर्बिटेटर, जिसे कहते हैं कि सर्वोच्च मध्यस्थ की भूमिका है। मीडिया के एक धड़े और विपक्षी राजनीतिक दलों ने केरल के इस पूरे घटनाक्रम, जहां राहुल गांधी वेणुगोपाल के पक्ष में थे जबकि प्रियंका वाड्रा सतीशन का समर्थन कर रही थी और अंततः सोनिया ने सतीशन के नाम पर मोहर लगाई, इसको गांधी परिवार के भीतर एक गहरे आपसी तालमेल के अभाव यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और सत्ता के आंतरिक टकराव के रूप में प्रचारित किया। हालांकि भारत की राजनीति और कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कार्य प्रणाली को करीब से समझने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञों, एकेडमिक विश्लेषकों और थिंक टैंक का आकलन इस सतही निष्कर्ष से बिल्कुल भिन्न है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम को परिवार के भीतर की दरार या कलह कहना एक राजनीतिक भ्रांति है। इसके बजाय यह 3 प्रमुख राजनीतिक डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स का परिचायक है। ये कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था पालक जो परिवार है, पाणक्कड़ परिवार, ये क्या है। देखिए, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। पाणक्कड़ परिवार केरल के सुन्नी मुसलमानों का एक अत्यंत सम्मानित आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। यह परिवार 18वीं शताब्दी में यमन के हद्रामौत क्षेत्र से पलायन करके केरल आया था। इस परिवार के संस्थापक सैयद अली शल शिहाबुद्दीन थे और इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज सैयद माना जाता है। 19वीं शताब्दी तक यह परिवार केरल के मुस्लिम समुदाय का प्रमुख धार्मिक, न्यायिक और राजनीतिक नेतृत्व बन चुका था। इनका पैतृक निवास कोडापन्नकल हाउस के नाम से जाना जाता है, जो कि मलप्पुरम में स्थित है।
केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सर्वोच्च नेतृत्व दशकों से इसी परिवार के साथ रहा है और लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है जिसने भारत से पाकिस्तान को अलग करवाया था, जिसे जिन्ना चलाते थे। और इस बारे में परंपरा के अनुसार पाणक्कड़ परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य है, यानी कि पूरी पारिवारिक पार्टी है ये, आईयूएमएल की राज्य इकाई का अध्यक्ष बनता है। वर्तमान में सैयद सातिक अली शिहाब थंगल इस परिवार के मुखिया हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को फोन करके ये सब बताया था। उनसे पहले पीएमएस से पुकोया थंगल, सैयद मोहम्मद अली शिहाब थंगल और सैयद हैदर अली शिहाब थंगल जैसे दिग्गजों ने इस परिवार और राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है। यह परिवार अपनी वैचारिक मान्यताओं से भिन्नताओं से ऊपर उठकर विभिन्न मुस्लिम संगठनों को एकजुट करने का कोशिश करता है और केरल के सामाजिक ताने बाने में इसकी गहरी घुसपैठ है। अब आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी नैरेटिव चला रही है और यहां तक कि वामपंथियों ने जो अभी सत्ता से बाहर हुए हैं, एलडीएफ ने, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर कर दिया है राहुल गांधी ने, पप्पू ने, कांग्रेस ने। ये जो कहते हैं ना कि नरेंद्र सरेंडर, एक्चुअली सरेंडर गांधी परिवार का हुआ है पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के वंशजों के सामने। ये एक कट्टर राजनीतिक फैसला है दोस्तों, और इसमें धार्मिक घुसपैठ देखिए कितने अंदर तक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए गए थे राहुल गांधी और अमेठी से हार गए थे, तो उस समय भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो पूरा का पूरा काडर था, उन्होंने उनके लिए प्रचार किया था और उसी के बाद उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी और कांग्रेस अब उनसे बाहर नहीं जा सकती। और फिर पिछले साल 2024 के जब जो चुनाव हुए लोकसभा के और राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया वायनाड से, क्योंकि वो रायबरेली से भी चुन लिए गए थे, तो वहां पर प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाया गया। उसमें भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बड़ी भूमिका थी। राहुल गांधी के लिए केरल का जो सेटबैक है कि वो केसी वेणुगोपाल को सीएम नहीं बनवा पाए, इतना बड़ा है कि उनकी इंडी अलायंस तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस में भी स्वीकार्यता कम होगी। वे आज तक अपने किसी भी टीम मेंबर को बड़ा पद नहीं दिलवा पाए। डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनवा पाए, सचिन पायलट को नहीं बनवा पाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनवा पाए। कई जो उनके परिवार के खासम खास लोग हैं, किसी का भी वो भला नहीं करा पाए हैं। और जब एक सीएम तक वो नहीं बनवा सकते तो पार्टी के बाहर उनकी वैल्यू इंडी अलायंस के रूप में कैसे मानी जा सकती है। वैसे बीजेपी नहीं चाहती थी कि केरल में किसी भी प्रकार कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन वामपंथी सरकार के खिलाफ, एलडीएफ सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत नाराजगी थी। पी विजयन जो मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। हालांकि वाम दलों ने पी विजयन को नेता प्रतिपक्ष चुना है, यानी कि सतीशन के सामने बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उनके सामने विपक्ष के नेता के रूप में खड़ा होगा, यह बड़ी बात है। तो यह आसान कांग्रेस के लिए नहीं होने वाला है और बीजेपी इसमें अपने लिए बहुत कुछ पॉजिटिव देख रही है। केरल की राजनीति में तमिलनाडु से ज्यादा पॉजिटिव साइन यहां पर निकल करके सामने आए हैं। बीजेपी का मानना है कि उसके 3 विधायक इस बार बन गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी जीत गए नेमाम से। इन सब लोगों को यह लग रहा है कि अगले चुनाव में मुकाबला यूडीएफ और बीजेपी के बीच में होगा। यह कितना सही है और कितना काल्पनिक है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 18 मई को वीडी सतीशन जब शपथ ले लेंगे और पार्टी की जब सरकार चलेगी, उसमें यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कितने लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है। इस चीज से भी यह पता लगेगा कि कांग्रेस आने वाले समय में मुस्लिम लीग के कितने दबाव में काम करने वाली है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल हमारा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वीडियो को देखने के बाद तुरंत कर लें। नमस्कार।